एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इस वक्त ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट के हर सैनिक की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर पहले तक जो लोग टाइटन से लड़ने की हिम्मत दिखा रहे थे, अब वही अपने टूटे हुए हौसलों को समेटने की कोशिश कर रहे थे। इन्हीं सैनिकों में से एक था डाज। वो बुरी तरह कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अभी भी अपने साथियों की मौत का मंजर घूम रहा था। कांपती हुई आवाज में वो मार्को से कहता है, मैं अब और नहीं लड़ सकता, मैं खत्म हो चुका हूँ। मार्को उसे शांत करने की कोशिश करता है और पूछता है, आखिर हुआ क्या है? डाज की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो कहता है, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे स्क्वाड को टाइटन्स के मुंह में जाते देखा, लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि मुझे उनके मरने का दुख भी नहीं हुआ। मैं बस यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ उनकी जगह मैं नहीं था, लेकिन अब अगली बारी मेरी ही है। आखिर कब तक लड़ेंगे हम, जब तक वो हम सबको खा नहीं जाते? इतना कहते ही उसका मानसिक संतुलन टूट जाता है। वो अपनी ही तलवार से खुद को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक उसी समय मार्को उसका हाथ पकड़ लेता है। मार्को उसे समझाते हुए कहता है, तुम अकेले नहीं हो, यहाँ मौजूद हर सैनिक डरा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई अपना डर छिपा रहा है और कोई उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। फिर वो साशा की तरफ इशारा करता है, उसे देखो, इतना सब देखने के बाद भी कितनी शांत बैठी है। लेकिन अगले ही पल साशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, क्या मुझे भी घायल सैनिकों के साथ भेज सकते हो? एक पल के लिए वहां मौजूद सभी लोग उसे घूरने लगते हैं। तनाव के बीच भी ये पल थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है, सिर्फ डाज ही नहीं, हर कोई अंदर से टूट चुका है। उधर जीन धीरे से कहता है, अच्छा हुआ हमने एरन के बारे में किसी को नहीं बताया, वरना हालात इससे भी ज्यादा खराब हो जाते। लेकिन तभी धड़ाम, एक जबरदस्त धमाका पूरे इलाके को हिला देता है। सभी सैनिक चौंक कर आवाज की तरफ देखने लगते हैं। एक सैनिक घबरा कर कहता है, ये धमाका दीवार के अंदर हुआ है। दूसरा तुरंत बोल पड़ता है, कहीं टाइटन्स दीवार के अंदर तो नहीं घुसा है? राइनर बिना समय गवाए उस दिशा में दौड़ पड़ता है। जीन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब बर्थोल्ड भी उसके पीछे भागता है तो आखिरकार जीन भी उनके साथ चल पड़ता है। कुछ ही सेकंड बाद चारों उस जगह पहुंचते हैं और जो नजारा उनके सामने था उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनके सामने एक विशालकाय हड्डियों का ढांचा खड़ा था, जिससे लगातार भाप निकल रही थी, मानो कोई टाइटन अभी अभी मरकर खत्म हुआ हो। आसपास खड़े गैरिसन सैनिक पूरी तरह घबराए हुए थे। तभी वो विशाल ढांचा हल्का सा हिलता है। बस इतना देखना था। कैप्टन वॉयरमैन तुरंत चिल्लाता है, सभी सैनिक तैयार हो जाओ, वो किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ऊपर तोपों को दोबारा लोड किया जाने लगता है। इधर इस विशाल हड्डियों के ढांचे के अंदर आर्मिन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उसे सिर्फ इतना याद था कि पहले तोप चली, फिर एक जोरदार धमाका हुआ और अगले ही पल चारों तरफ गर्मी ही गर्मी महसूस होने लगी। जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो किसी टाइटन के शरीर के अंदर मौजूद है। मिकासा धीरे से मुस्कुराकर कहती है, एरिन ने हमें बचा लिया, फिलहाल बस इतना जानना ही काफी है। आर्मिन पहली बार थोड़ा सुकून महसूस करता है। उसी वक्त टाइटन के गले वाले हिस्से से कोई बाहर निकलता है। वो और कोई नहीं, एरिन था। उसे जिंदा देखकर दोनों की आंखों में खुशी साफ दिखाई देती है। आर्मिन हैरानी से पूछता है, एरिन, तुमने ये सब कैसे किया? एरिन खुद भी उलझा हुआ था। वो अपने पीछे मुड़कर उस विशाल ढांचे को देखता है और कहता है, मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ये शरीर पहले ही खत्म होना शुरू हो चुका है, बिल्कुल किसी मरे हुए टाइटन की तरह। हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। फिर वो आसमान की तरफ देखता है। धुआं धीरे धीरे हट रहा था और इसका मतलब सिर्फ एक था, जैसे ही धुआं साफ होगा गैरिसन रेजिमेंट दोबारा उन पर हमला कर देगी। लेकिन तभी एरन अपने गले में लटकी हुई चाबी को हाथ में पकड़ता है और अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें आने लगती हैं। उसे अपने पिता की आवाज याद आती है, शिगानशिना में हमारे घर के बेसमेंट में हर सवाल का जवाब छिपा है। एरन धीरे धीरे सब जोड़ने लगता है। शायद इसीलिए उसके पिता ने उसे टाइटन बनने की ताकत दी थी। अगर वो किसी तरह उस बेसमेंट तक पहुंच जाए तो शायद टाइटन्स का असली राज भी सामने आ जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वो पूरी ताकत से उस टाइटन के ढांचे पर मुक्का मारते हुए कहता है, अगर पिताजी ने ये सब पहले बता दिया होता तो न जाने कितने सैनिकों की जान बच सकती थी। आखिर वो 5 साल से कहाँ गायब हैं? एरन के मन में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जवाब अब भी कहीं नहीं था। एरन के गुस्से को देखकर मिकासा तुरंत उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, अभी इन सब बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है, पहले यहाँ से जिंदा निकलना ज्यादा जरूरी है। एरन भी समझ जाता है कि फिलहाल उसे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। उधर बाहर टाइटन का विशाल ढांचा धीरे धीरे टूटकर जमीन पर गिरने लगता है। उसके गिरते ही चारों तरफ फिर से घना धुआं फैल जाता है और कुछ सेकंड के लिए सैनिकों की नजरें पूरी तरह धुंधली हो जाती हैं। यही मौका देखकर एरन कहता है,
मैं यहाँ से निकलकर सीधे शिगांशिना जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक बार फिर टाइटन बनना होगा। उसकी बात सुनकर आर्मिन चौंक जाता है। क्या तुम अपनी मर्जी से फिर से टाइटन बन सकते हो? एरन कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे जवाब देता है। सच कहूँ, मुझे खुद नहीं पता ये कैसे होता है, लेकिन इतना ज़रूर महसूस होता है कि मैं ये कर सकता हूँ। जब तोप का गोला हमारी तरफ आया था, उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर तुम्हें बचाना। शायद उसी एक इच्छा ने मुझे टाइटन बना दिया। वो अपनी मुट्ठी कसते हुए आगे कहता है, लेकिन इस बार मैं आधा अधूरा नहीं बनूंगा। इस बार पूरा 15 मीटर का टाइटन बनूंगा, बिल्कुल पहले की तरह। इतने में मिकासा अचानक एरन के चेहरे की तरफ देखती है। उसकी नाक से धीरे धीरे खून बह रहा था, सांसें भी पहले से कहीं ज्यादा तेज चल रही थीं। आर्मिन तुरंत समझ जाता है कि एरन की हालत ठीक नहीं है। एरन, तुम्हारा शरीर अभी इस ताकत को झेलने की हालत में नहीं है। लेकिन एरन उसकी बात बीच में ही काट देता है। मेरी तबीयत अभी मायने नहीं रखती। उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज्यादा गंभीर थी। मेरे पास 2 रास्ते हैं। आर्मिन और मिकासा उसकी तरफ देखने लगते हैं। एरन पहला प्लान बताता है। अगर तुम दोनों मेरा साथ छोड़ दो तो शायद ये लोग तुम्हें जाने देंगे। मैं अकेला यहाँ से निकल जाऊंगा। मिकासा बिना एक पल गवाए जवाब देती है, नामुमकिन। एरन उसकी तरफ देखता है, लेकिन मिकासा की आंखों में पहले से भी ज्यादा दृढ़ निश्चय दिखाई देता है। तुम जहां जाओगे मैं भी वहीं जाऊंगी, चाहे तुम मुझे मना करो या नहीं। एरन झुंझलाकर कहता है, मिकासा बस करो, मैं कोई छोटा बच्चा वक्त तुम्हारी जरूरत पड़े। लेकिन मिकासा बिना कुछ बोले उसकी आंखों में देखती रहती है। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। इसी बीच ऊपर से आवाज आती है, कैप्टन, तोप दोबारा तैयार है। कैप्टन वॉयरमैन तुरंत आदेश देता है, मेरे इशारे का इंतजार करो। नीचे खड़े तीनों समझ जाते हैं उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। उधर आर्मिन गहरी सोच में डूब जाता है। उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगती हैं। उसे याद आता है कि हर मुश्किल वक्त में एरन और मिकासा हमेशा उसकी ढाल बनकर खड़े रहे। जब भी वो डरता था, दोनों बिना कुछ सोचे उसकी रक्षा करते थे। आर्मिन अपने मन में सोचता है, मैं हमेशा खुद को कमजोर समझता रिलेशन। मुझे लगता था कि मैं सिर्फ इन दोनों पर बोझ हूँ। शायद आज हमारी आखिरी मुलाकात हो और मैं आज भी इनके किसी काम नहीं आ सका। लेकिन तभी एरन उसकी सोच तोड़ देता है। आर्मिन, अभी भी मेरे दूसरे प्लान का फैसला बाकी है। आर्मिन उसकी तरफ देखता है। एरन गहरी सांस लेकर कहता है, मैं चाहता हूँ कि फैसला तुम करो। आर्मिन हैरान रह जाता है। मैं? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम गैरिसन रेजिमेंट को समझा सकते हो कि मैं इंसानियत का दुश्मन नहीं हूँ बल्कि उनकी मदद कर सकता हूँ, तो हम यही रास्ता चुनेंगे। लेकिन अगर तुम्हें जरा भी शक है तो मैं पहला प्लान अपनाऊंगा। फिर एरन मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 15 सेकंड है। आर्मिन घबरा जाता है, इतना बड़ा फैसला मुझ पर क्यों छोड़ रहे हो? एरन बिना एक पल गवाए जवाब देता है, क्योंकि तुम हमेशा सही फैसला लेते हो। आर्मिन अवाक रह जाता है। एरन आगे कहता है, 5 साल पहले अगर तुम हेनेस को मदद के लिए बुलाने नहीं गए होते तो मैं और मिकासा उसी दिन टाइटन्स का शिकार बन गए होते। तुम हमेशा खुद को कमजोर समझते रहे, लेकिन हमारी नजरों में तुम कभी कमजोर नहीं थे। ये शब्द सुनते ही आर्मिन की आंखें भर आती हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिन दोस्तों को वो हमेशा अपना सहारा मानता था, असल में वे दोनों उस पर भी उतना ही भरोसा करते हैं। उसके चेहरे पर पहली बार आत्मविश्वास लौट आता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं उन्हें समझाऊंगा, लेकिन एक वादा करो, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम दोनों कोई भी जल्दबाजी नहीं करोगे। एरन और मिकासा एक साथ सिर हिलाकर हामी भर देते हैं। अब सब कुछ सिर्फ आर्मिन के शब्दों पर निर्भर था। वो धीरे धीरे धुएं से बाहर निकलता है, रास्ते में अपना पूरा 3D मनूवर गियर उतारकर जमीन पर रख देता है और दोनों हाथ ऊपर उठाकर सैनिकों के सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही ऊपर खड़े सभी सैनिक अपने हथियार उसकी तरफ तान देते हैं। कैप्टन वॉयरमैन गुस्से से चिल्लाता है, एक कदम भी आगे बढ़े तो यहीं उड़ा दूंगा। लेकिन इस बार आर्मिन के चेहरे पर डर नहीं था। उसने फैसला कर लिया था, या तो वो अपने दोस्तों को बचा कर रहेगा या फिर इंसानियत के नाम पर अपनी जान दे देगा। आर्मिन जैसे ही सैनिकों के सामने पहुंचता है, वहां मौजूद हर इंसान उसे शक की नजरों से देखने लगता है। ऊपर तोप पहले से तैयार थी और बस एक आदेश का इंतजार कर रही थी। कैप्टन वॉयरमैन गुस्से में चिल्लाता है, रुको वहीं, अगर एक भी चालाकी की तो तुम्हारे साथ साथ उन दोनों को भी यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन इस बार आर्मिन की आवाज में पहले वाली घबराहट नहीं थी। वो पूरी हिम्मत जुटाकर बोलता है, एरन इंसानियत का दुश्मन नहीं है। हम मिलिट्री के साथ पूरा सहयोग करेंगे। उसकी ताकत के बारे में हमें जितना भी पता है, हम सब कुछ बताने को तैयार हैं। कैप्टन उसकी बात काटते हुए कहता है, बातों से कुछ साबित नहीं होगा। अगर वो सच में इंसान है तो इसका सबूत दो। आर्मिन बिना रुके जवाब देता है, सबूत की जरूरत ही नहीं है। आपने खुद अपने सैनिकों से रिपोर्ट ली थी। उन सभी ने देखा था कि एरन टाइटन बनने के बाद इंसानों पर नहीं बल्कि दूसरे टाइटन्स पर हमला कर रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं, बाकी टाइटन्स भी उसे इंसान समझकर उसी पर टूट पड़े थे। अगर वो उनका साथी होता तो क्या वो उसे मारने की कोशिश करते?
आर्मिन की बात सुनकर कई सैनिक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ लोगों के हथियार नीचे होने लगते हैं। उनके मन में पहली बार शक पैदा हुआ, शायद ये लड़का सच बोल रहा है। लेकिन कैप्टन वॉयरमैन डर के आगे सोच ही नहीं पा रहा था। वो जोर से चिल्लाया, हथियार नीचे मत करो। टाइटन्स को आज तक कोई नहीं समझ पाया। अगर ये इंसान का रूप लेकर हमें धोखा दे रहा हो तो। बस इतना सुनते ही सैनिक फिर से हथियार संभाल लेते हैं। आर्मिन समझ जाता है, डर इंसान से उसकी सोचने की ताकत भी छीन लेता है। अब उसके पास आखिरी मौका बचा था। वो एकदम सीधा खड़ा हो जाता है, सलामी देता है और पूरी ताकत से बोलता है, मैं एक सैनिक हूँ। मैंने अपना दिल इंसानियत को समर्पित किया है। अगर मानवता की रक्षा करते हुए मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे उस पर गर्व होगा। कुछ पल के लिए पूरा मैदान शांत हो जाता है। आर्मिन आगे कहता है, लेकिन अगर हम एरन की इस ताकत का सही इस्तेमाल करें तो शायद पहली बार इंसानों के पास टाइटन्स के खिलाफ पलटवार करने का मौका होगा। हम सिर्फ बच नहीं सकते, हम ट्रॉस्ट डिस्ट्रिक्ट को वापस भी हासिल कर सकते हैं। उसकी आवाज में इतना विश्वास था कि कई सैनिक फिर से सोचने पर मजबूर हो गए। तभी पीछे से एक अधिकारी धीरे से कहता है, कैप्टन, शायद हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए। लेकिन वॉयरमैन गुस्से से चिल्लाता है, चुप, कोई भी आदेश के खिलाफ जाएगा तो उसे गद्दार माना जाएगा। इतना कहकर वो अपना हाथ ऊपर उठाता है, यानी अगले ही पल तोप चलने वाली थी। नीचे खड़ी मिकासा तुरंत अपनी तलवार पकड़ लेती है। उधर एरन भी अपने हाथ पर दांत गड़ाने ही वाला था। बस एक सेकंड और पूरा मैदान फिर से तबाही में बदल जाता। लेकिन तभी एक मजबूत हाथ कैप्टन का हाथ बीच में ही रोक देता है। सबकी नजरें उस आदमी पर टिक जाती हैं। वो कोई साधारण सैनिक नहीं था, वो थे कमांडर डॉट पिक्सिस। पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है। पिक्सिस मुस्कुराते हुए कहते हैं, कैप्टन, लगता है डर ने तुम्हारी समझदारी पर कब्जा कर लिया है। फिर वो आर्मिन की तरफ देखते हैं, क्या तुम्हें इस लड़के की सलामी में जरा भी ईमानदारी नजर नहीं आई? वॉयरमैन कुछ बोल ही नहीं पाता। पिक्सिस आदेश देते हैं, सभी सैनिक पीछे हटें, पहले इन बच्चों की पूरी बात सुनी जाएगी। कुछ देर बाद एरन, मिकासा और आर्मिन को दीवार के ऊपर ले जाया जाता है। वहां तीनों शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें पिक्सिस को बताते हैं। एरन अपने पिता के बेसमेंट की चाबी दिखाता है और कहता है, मुझे पूरा यकीन है सारे राज वहीं छिपे हैं। पिक्सिस ध्यान से सारी बातें सुनते हैं, फिर मुस्कुराकर कहते हैं, अभी तुम्हारी किसी बात का सबूत नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ कि तुम झूठ नहीं बोल रहे। इसलिए जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। तीनों राहत की सांस लेते हैं। इसके बाद पिक्सिस की नजर आर्मिन पर जाती है। तुमने कहा था कि एरन की ताकत से ट्रॉस्ट को बचाया जा सकता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है, या फिर वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कहा था? आर्मिन बिना झिझक जवाब देता है, दोनों बातें सच हैं सर। उस वक्त मैं अपनी जान भी बचाना चाहता था, लेकिन उसी समय मेरे दिमाग में एक और बात आई। वो टूटी हुई दीवार की तरफ इशारा करता है। अगर एरन अपने टाइटन रूप में उस विशाल पत्थर को उठाकर इस गेट के सामने रख दे तो टाइटन्स का रास्ता हमेशा के लिए बंद किया जा सकता है। कुछ सेकंड तक पिक्सिस कुछ नहीं बोलते, फिर धीरे धीरे अपनी बोतल से एक घूंट लेते हैं और एरन की तरफ मुड़कर पूछते हैं, तो बताओ कैडेट एरन येगर, क्या तुम वो गेट बंद कर सकते हो? एरन कुछ पल चुप रहता है, फिर ईमानदारी से कहता है, सर मुझे नहीं पता, मैं अपनी ताकत को अभी खुद भी पूरी तरह नहीं समझता, इसलिए मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। पिक्सिस हल्का सा हंसते हैं, लगता है मैंने गलत सवाल पूछ लिया। वो एरन की आंखों में देखते हुए कहते हैं, सवाल ये नहीं है कि तुम कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम ये करना चाहते हो? ये सुनते ही एरन के सामने उन सभी लोगों के चेहरे घूमने लगते हैं जिन्हें उसने खो दिया था, अपनी माँ, अपने साथी और वो हजारों लोग जो टाइटन्स का शिकार बन चुके थे। वो अपनी मुट्ठी भींचता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अगर मेरी वजह से इंसानियत को एक भी उम्मीद मिल सकती है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कमांडर पिक्सिस के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। उन्हें समझ आ चुका था कि इस लड़के के अंदर सिर्फ टाइटन की ताकत ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत की उम्मीद भी छिपी हुई है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।